हेलो, क्या हाल चाल है? सब मस्त? स्कूल तो खुल गया, पढ़ाई भी चल ली। आज जाके आप लोगों की संख्या कुछ स्कूल में दिखाई दी है ढंग की। इससे पहले तो 1 तारीख के बाद से तो बारिश भी कुछ अब्सेंट आप लोग का लगा गई, और कुछ तो आप लोग खुद ही अपना अब्सेंट लगा गए। लेकिन उम्मीद है अब आज जो है आप लोग की जो स्ट्रेंथ थी स्कूल में वो ढंग की थी। हर क्लास में बच्चों की संख्या कुछ ठीक ठाक दिखाई दे रही थी, और अब बढ़ेगी ही। अगर जो आप लोग नहीं बढ़ाएंगे तो फिर प्रॉब्लम अपने लिए तैयार करेंगे। ठीक, खैर उम्मीद करते हैं नया सत्र आप लोगों के लिए बहुत सारी अच्छी चीज़ों के साथ आएगा। आपकी पढ़ाई लिखाई भी बेहतर चलेगी, आप और मेहनत करेंगे, बढ़िया परफॉर्मेंस करेंगे और अच्छे नंबर आप अपने परीक्षा में लाएंगे। मेरा भी प्रयास है मैं जो सहयोग हो सके आप लोगों का करूं। उसी को ध्यान में रखते हुए मैं ये जो क्लास 10th का एसएसटी पोर्शन का हिस्ट्री का उधर कुछ 3 वीडियो पढ़ाया हूँ, फिर इधर मैं ज्योग्राफी का वीडियो लेके आया हूँ। ज्योग्राफी का जो पहला चैप्टर है संसाधन एवं विकास, उसी में मैं ये नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। मैं छोटे छोटे पार्ट में वीडियो इसलिए बना रहा हूँ जिससे आप लोगों को देखने, समझने और जानने में सुविधा हो। अगर जो मैं वीडियो बड़ा बनाऊंगा तो आप बोर हो जाओगे, आप ध्यान से उसको ना सुनोगे ना समझोगे। इसलिए मैं ये छोटे छोटे वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। ठीक, अच्छा, यहाँ पे अब देखिए संसाधन एवं विकास के अंतर्गत जो मैंने संसाधन बताए, किस किस प्रकार के संसाधन होते हैं, किस संसाधन की क्या उपयोगिता है, उसी कड़ी में ये मैं आगे का वीडियो लेके आया हूँ जिसमें सतत पोषणी विकास, संसाधन एवं विकास चैप्टर में ही आपके जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सतत पोषणीय विकास है। सतत पोषणीय विकास का मतलब होता है विकास की एक ऐसी प्रक्रिया जो वर्तमान के साथ साथ भविष्य के लिए भी संभावनाएं हरदम बनाए रखे। जैसे किसी भी संसाधन का हम उपयोग इस प्रकार करें कि वर्तमान में तो उस संसाधन का उपयोग करें ही करें, भविष्य में भी हम अपने आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी उस संसाधन को संरक्षित करें और उस संसाधन को भविष्य में भी बनाए रखें। इसे सतत पोषणीय विकास कहते हैं। यानी हम अपने उपयोग के लिए संसाधन का प्रयोग तो कर ही रहे हैं, भविष्य में भी उस संसाधन का सही उपयोग हो सके और जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसके लिए वो संसाधन उस समय रहें, इसके लिए भी हम लगातार कार्य करते रहें। इसे ही सतत पोषणीय विकास बोलते हैं। सतत का मतलब कंटिन्यूअस, ठीक, कंटिन्यूअस। और पोषणीय का मतलब हो गया पोषण, लगातार पोषण मिलता रहे, लगातार आज भी पोषण मिलता रहे उस संसाधन से और आगे आने वाली पीढ़ी को भी लगातार पोषण मिलता रहे, तो इसे सतत पोषणीय विकास कहते हैं। ठीक, तो वर्तमान के साथ साथ भविष्य को भी सुरक्षित रखना, यही सतत पोषणीय विकास की प्रक्रिया का मूल आधार है। फिर आगे हम समझेंगे, जब इस प्रक्रिया को जब हम समझते हैं तो विश्व के पटल पे यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम किस प्रकार सतत पोषणीय विकास के माध्यम से संरक्षण करते हैं और उसका उपयोग करते हैं और भविष्य में क्या क्या इसकी संभावना है उस पर बात करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए 1992 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक प्रयास किया गया जिसमें दुनिया के 100 देश इकट्ठा हुए। उन 100 देशों ने मिलके, उन 100 से अधिक देशों ने मिलके एक सम्मेलन किया। सम्मेलन जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण एवं विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ये सम्मेलन किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था सामाजिक और आर्थिक विकास करते हुए पर्यावरण को संरक्षित करना। यही इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था, जिसे नाम दिया गया पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन का मतलब ही है कि हम पृथ्वी पे अपने विकास को लगातार बनाए हुए हैं, मानवीय संसाधन को लगातार बनाए हुए हैं, लोगों के विकास के लिए नित्य नए तौर तरीकों को हम ला रहे हैं, लेकिन हम अपने पर्यावरण को भी संरक्षित किए हुए हैं और संसाधन का प्रयोग तो कर रहे हैं वर्तमान में, लेकिन भविष्य में भी अपने लोगों के लिए संसाधन को हम संरक्षित किए हुए हैं। इसी सब को ध्यान में रखते हुए पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया 1992 में। कहाँ किया गया? ब्राजील देश में। वही ब्राजील देश जहां अमेजन का जंगल है, वही ब्राजील देश जहां पे अनाकोंडा सांप पाया जाता है, उसी ब्राजील देश में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया 1992 में।
ब्राजील में एक शहर है जिसे बोलते हैं शॉर्ट में रियो, और उसका पूरा फॉर्म है रियो डी जेनेरियो। उस रियो डी जेनेरियो शहर में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, और उस सम्मेलन पे 100 से अधिक देशों को वहां पे बुलाया गया, और सभी से एक साझा प्रयास करने के लिए किया गया। किसके लिए? एक साझा प्रयास प्रकृति को संरक्षित करने के लिए, मानव के सामाजिक और आर्थिक विकास करते हुए पर्यावरण को भी संरक्षित करने की, और संसाधन को भविष्य में बनाए रखने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह सम्मेलन किया गया कि हम वर्तमान में तो उपयोग कर ही रहे हैं, भविष्य में भी हम इसका उपयोग करें और अपना विकास भी करें, आर्थिक विकास करें, सामाजिक विकास करें, लेकिन अपने पर्यावरण को भी संरक्षित करें। इसी मूल उद्देश्य के साथ ये सम्मेलन किया गया। जब सभी ने इस पे एक आम सहमति बना दी, तो आम सहमति बनने के बाद एक समझौता हुआ, जिसे समझौता कहा गया एजेंडा 21। एजेंडा 21। अब ये एजेंडा जो था, ये उस समझौते के मुख्य बिंदु थे, और वो मुख्य बिंदुओं की संख्या थी 21, जिसमें वो 21 कॉलम ऐसे थे जो सामाजिक आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करने के प्रयास के मूल बिंदु थे, जिनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने के लिए और सभी देशों के साझा प्रयास से आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया, और उसको नाम दिया गया एजेंडा 21। ये समझौता किया गया। ठीक, अब हम आते हैं आगे के टॉपिक पे। फिर जब हम पृथ्वी सम्मेलन को समझ लेते हैं, तो आपका एक नेक्स्ट टॉपिक आता है संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन, आप मैनेजमेंट समझते हैं, प्रबंधन, किसी भी चीज का व्यवस्थित ढंग से उपयोग करना ही नियोजन है, प्रबंधन है। आपके घर में भी कहां सोना है, कहां बैठना है, अच्छा कितना खाना बनाना है, कितने लोगों के लिए बनाना है, ये सब कुछ क्या है? एक व्यवस्थित प्रक्रिया है ना। इस व्यवस्थित प्रक्रिया को ही हम प्रबंधन कहते हैं। जैसे मान लीजिए घर में आपके 4 लोग हैं, अब 4 लोगों के लिए आप जो है एक बाल्टी चावल तो बनाएंगे नहीं, 4 लोगों के लिए चावल उनके हिसाब से बनाएंगे, रोटी उनके हिसाब से बनाएंगे। तो इसी सब को कहा जाता है व्यवस्थित प्रबंधन। किसी चीज का व्यवस्थित ढंग से उपयोग करना ही नियोजन कहा जाता है। ठीक, तो संसाधन का नियोजन है, यानी जो भी संसाधन हमारे पास हैं, चाहे वो खनिज संसाधन है, चाहे जल संसाधन है, चाहे ऊर्जा संसाधन है, जो भी संसाधन है, इन संसाधनों का व्यवस्थित ढंग से उपयोग करना। यानी आज तो हम इनका उपयोग कर ही रहे हैं, भविष्य में भी इनका उपयोग करते रहेंगे। ये सब कुछ करके एक प्रयास करना ही संसाधन नियोजन है। जैसे मान लीजिए हम घर बनवाने के लिए लकड़ी लेके आते हैं जंगल से, तो लकड़ी के लिए एक लकड़ी की जरूरत है हमें, तो हम वो एक पेड़ की जरूरत है। उस पेड़ से हम अपने घर बनाने के लिए दरवाजा बनाएंगे, खिड़की बनाएंगे, अलमारी बनाएंगे, हमें लकड़ी मिल गई। लेकिन हम उस पेड़ को तो काट दिए, तो हमें क्या करना है? हमें वो पेड़ तो लेके आना ही आना है, लेकिन साथ में वहां एक पेड़ लगा देना है, जो भविष्य के लिए एक संसाधन बन जाए। हमने आज तो अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर दी, लेकिन एक पेड़ लगा के हम भविष्य में भी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक संसाधन तैयार कर देंगे। इसे ही संसाधन नियोजन करना है कहा जाता है। हम उपयोग तो कर रहे हैं, हम किसी वस्तु का उपयोग तो कर रहे हैं, लेकिन सही ढंग से, व्यवस्थित ढंग से उसका उपयोग कर रहे हैं कि भविष्य में भी उसकी संभावना एक साधन के रूप में बनी रहे। ठीक, अच्छा, अब यहां पे क्या है? इसे संसाधन नियोजन कहते हैं। भारत में संसाधन नियोजन का क्या मतलब है? संसाधन नियोजन तो समझ में आ गया, लेकिन भारत में संसाधन नियोजन कैसे? देखिए, भारत एक जो है विविधता भरा देश है। प्रकृति ने हमें बहुत सारे संसाधन दिए हैं। जल संसाधन है, सौर संसाधन है, ठीक, पवन संसाधन है, सब कुछ संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, खनिज संसाधन है, मानव संसाधन है। ठीक, तो ये सब कुछ जो संसाधन है, इस सबका नियोजन कैसे होगा? व्यवस्थित तरीके से इसका उपयोग कैसे होगा? जैसे देखिए, मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स है। जैसे देखिए, हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, हमारे देश की लगभग 60% आबादी युवा है। अब इस युवा आबादी का हम सही ढंग से उपयोग करेंगे, तो ये युवा आबादी जिसके पास ऊर्जा है, शक्ति है, कार्य करने की क्षमता है,
अगर जो हम इनको सही ढंग से ट्रेंड करेंगे, सही ढंग से इनको स्किल्ड बनाएंगे, किसी क्षेत्र में इनको एक्सपर्ट बनाएंगे, तो ये देश के विकास में अपना सार्थक योगदान देंगे। ठीक। और अगर जो हम इनको स्किल्ड नहीं बनाए, अगर जो हम इनको किसी कार्य में कुशल नहीं बनाए, अगर जो हमने इनको कुछ सिखाया नहीं, ठीक, किसी कार्य को करने में इनको योग्य नहीं बनाया किसी काम को करने के, तो कल को क्या होंगे? ये क्या समाज के लिए खतरा उत्पन्न कर देंगे। कहीं हिंसा करेंगे, कहीं चोरी करेंगे, आतंकवाद फैलाएंगे, कोई समस्या पैदा करेंगे, ये सब कुछ ये करेंगे, क्योंकि ये एक संसाधन है। अगर जो हम इसको व्यवस्थित ढंग से इनको ट्रेंड करेंगे, जैसे आप लोग विद्यार्थी हो तो आपको स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, आप स्कूल में पढ़ रहे हो, पढ़ने के बाद आप देश के विकास में कहीं ना कहीं योगदान दोगे। कोई लड़का है वो इंजीनियरिंग कर रहा है, इंजीनियरिंग करने के बाद वो किसी न किसी तकनीकी संस्थान में आएगा, कुछ टेक्निकल काम करेगा, देश के विकास में योगदान देगा। कोई ITI कर रहा है, कोई कंप्यूटर सीख रहा है, ठीक, कोई मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स कर रहा है। तो ये सब क्या है? ये सब एक सार्थक उपयोग है मानव संसाधन का। ठीक। अच्छा, मान लीजिए कोई ऐसा है जो कुछ जान ही नहीं रहा है, कुछ सीख ही नहीं रहा है, वो लड़ रहा है, वो जाके गुंडागर्दी कर रहा है, किसी से लड़ाई झगड़ा कर रहा है, कहीं अपराध कर रहा है, तो ये क्या है? ये संसाधन का दुरुपयोग है। इस तरीके का आदमी न समाज के न अपने किसके काम आएंगे, किसी के काम नहीं आएंगे। तो संसाधन को मानव संसाधन जैसे है, जैसे इंसान है, भारत की आबादी सबसे ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे हम मानव संसाधन की बात करके आपको ये उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं। आप पढ़ोगे, सीखोगे, देश और समाज के लिए अपना योगदान दोगे, यही मानव संसाधन का तो सही उपयोग है। लेकिन कल को जो न पढ़ रहा है, न लिख रहा है, सिर्फ मारपीट कर रहा है या कुछ नहीं कर रहा है, वैसे ही पड़ा हुआ है, तो वो किसी रूप में हमारे लिए किसी काम का नहीं है। तो ये नियोजन नहीं है। नियोजन क्या है? नियोजन ये है जब हम मानव संसाधन को ट्रेंड करेंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, उनको किसी चीज़ में स्किल्ड बनाएंगे, तो वो मानव संसाधन हमारे काम आएगा। इसे ही संसाधन नियोजन कहते हैं। भारत जैसे देश में जिसकी जनसंख्या 1 अरब 45 करोड़ के आसपास है, ठीक ना, 40 या 45 करोड़, 1 अरब 40 करोड़ के आसपास जिसकी आबादी है, यहाँ पे 60% आबादी युवा है, तो ये मानव संसाधन देश के विकास के काम आ जाए, यही तो संसाधन का सही नियोजन होगा हमारे देश में। ठीक। अब अगला आता है संसाधन का संरक्षण। देखो, प्रकृति ने हमारे देश को बहुत सारे संसाधन दिए हैं। अब संसाधन का हम संरक्षण किस प्रकार करते हैं? हम संसाधन का संरक्षण का मतलब होता है संसाधन को सुरक्षित रखना। जैसे मान लीजिए हमारे पास पर्याप्त जल संसाधन है, बहुत सारी नदियां हैं भारत में, तो ये बहुत सारी नदियां सिंचाई के काम आएंगी, पीने के काम आएंगी, ठीक। उसके बाद नदी, झील, तालाब बनाने के काम आएंगी, जिससे जब जल की बहुतायत मात्रा रहती है बरसात के मौसम में तो जल संचित हो जाए। अच्छा, जब गर्मी के मौसम में पानी की कमी रहती है तो हम उन संचित जल के माध्यम से अपने उपयोग के लिए पानी ले सकें। इसे क्या कहते हैं? इसे संसाधन का संरक्षण कहते हैं। ठीक। अंडर वाटर जो है कंजर्व करना, संरक्षित करना। जैसे पठारी क्षेत्रों में क्या है, जहाँ जल की कम मात्रा है, बरसात भी कम होती है, नदियाँ भी कम है, ऐसे जगह पे क्या होता है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाए जाते हैं जहाँ पे पानी को संरक्षित किया जाता है। ठीक। बरसात का जो जल होता है उसे पाइप के माध्यम से लाके उन अंडरग्राउंड टैंकों में संरक्षित करते हैं। ठीक। इसे संसाधन संरक्षित होता है। अच्छा, अब आप देखिए, ये संसाधन का जो संरक्षण है ये जल संसाधन के लिए है, ऐसे ही ऊर्जा संसाधन के लिए है। ऊर्जा जैसे पेड़ पौधे वनस्पतियां हैं, ठीक, ये भी ऊर्जा हैं। इनको जला के और इनके द्वारा कुछ बना के, इनके द्वारा जो हम खा के, जैसे फल फूल अनाज हैं, इनको हम खा के सारी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अच्छा, ऊर्जा तो प्राप्त करते हैं, लेकिन हम इनकी उर्वरा शक्ति को बनाए रखें, इनको एकदम पूरी तरीके से इनका दोहन मत कर लें, सारे जंगलों को हम काट लेंगे तो फिर संसाधन को संरक्षित कहाँ कर पाएंगे? ये जो प्राकृतिक संसाधन है, जो हमें शुद्ध हवा दे रहा है, शुद्ध ऑक्सीजन दे रहा है, शुद्ध लकड़ी दे रहा है, ठीक, हमारे भूमि की उर्वरा शक्ति को ये बनाए हुए हैं, इनको हम संरक्षित करेंगे। सारे जंगलों को हम काट देंगे तो फिर क्या होगा? मिट्टी क्या होगी? बह जाएगी बरसात से, ठीक, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, वातावरण दूषित हो जाएगा। जो बरसात के बादल होते हैं, उन बादलों को ये वन ही तो आकर्षित करते हैं, तभी तो हमें वर्षा की मात्रा प्राप्त होती है। ये सब कुछ क्या होगा? ये सब कुछ संकट में आ जाएगा। इसीलिए हमें इन प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना आवश्यक है।
इसी के साथ हम आज इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे प्रश्न कर सकते हैं। इसके अलावा, इस टॉपिक के अलावा भी अगर जो कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से अपना प्रश्न पूछिए। आप प्रश्न पूछो, किताबों को पढ़ो, मैं यही तो चाहता हूं। जब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आप पूछोगे, मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आपको बताऊंगा, तभी तो एक प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा हमारे आप में। हमें लगेगा आप सच में पढ़ रहे हैं। हमें यही चाहिए। ठीक, मेरी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ और आपको गुड नाइट कह रहे हैं। आप रिवीजन करिए, पढ़िए, मेरा पढ़ाना सार्थक हो और आपका पढ़ना भी सार्थक हो। ओके, गुड बाय एंड गुड नाइट।